हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आसिफ अलवी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का उत्तराखंड डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और बेटा, हमारा एनडीए एग्ज़ाम नज़दीक है, तो उसी लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें। आज के लेक्चर में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। आने वाले लेक्चर में, जो कि एक महामैराथन होने वाला है हम लोगों का, उसके अंदर और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 का फर्स्ट पेपर जनरल साइंस केमिस्ट्री यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो सवाल क्या है, क्या कह रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डेंसिटी ऑफ वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज करेक्ट। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा रिगार्डिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑप्शन अगर हम रीड करें, डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 और 4 डिग्री सेल्सियस पर 10। तो बेटा इतनी बात हम लोगों को पता होनी चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है बेटा वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्या होती है? मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू जो हमें नजर आ रही है वो कौन सी नजर आ रही है? ऑप्शन नंबर ए, डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 केजी पर मीटर क्यूब होती है। बिलो दिस टेम्परेचर एज वेल एज अबव दिस टेम्परेचर डेंसिटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज करती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल फिनोमिना एंड द डिस्कवरर इज और आर करेक्ट। बताइए कौन सा फिजिकल फिनोमिना किस डिस्कवरर ने किया था। बताइए, सबसे पहला जेम्स चैडविक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था। सही होगा या गलत होगा? जेम्स चैडविक ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिया था बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे पहली बात तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। किसकी डिस्कवरी करी थी? न्यूट्रॉन की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था आइंस्टीन ने। किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूट्रॉन नहीं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी भाई? जेम्स चैडविक ने करी थी। उसके बाद मैरी क्यूरी, तो केवल और केवल ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैरी क्यूरी ने रेडियम की डिस्कवरी करी थी। मैरी क्यूरी ने किसकी डिस्कवरी करी थी? रेडियम की डिस्कवरी करी थी। तो ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइपोब्रोमस एसिड। हाइपोब्रोमस एसिड का बताइए क्या होता है केमिकल फॉर्मूला। हाइपोब्रोमस एसिड HbRO4, HbRO3, HOBr या फिर HBr। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर हाइपोब्रोमस एसिड? HOBr. The formula for hypobromous acid is HOBr. क्लियर बात अच्छे से? HOBr हाइपोब्रोमस एसिड का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास। गिलास बनाते समय इन चारों में से वो कौन है जो यूज नहीं किया जाता? बताइए, सोडा, एल्यूमिना, बोरेक्स या फिर जिप्सम। नो, द करेक्ट आंसर इज जिप्सम। जिप्सम यूज नहीं होता गिलास बनाते समय। जिप्सम यूज नहीं होता गिलास बनाते समय। बोरेक्स, एल्यूमिना और सोडा ये सब इस्तेमाल होता है। एंड व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गिलास? किसी गिलास का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है बेटा? सिलिका होता है। सिलिका इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गिलास। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट,
इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ। अगर मैं कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर ऑब्टेन करना चाहता हूं, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर ऑब्टेन करना चाहता हूं, तो उस दौरान जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेकर के चला जाता है वो किसका लेकर के चला जाता है? एसिडिफाइड कॉपर क्लोराइड, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम सल्फेट? बताइए किसका लेकर के चला जाता है? बेटा जिस मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन लेकर के चला जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। क्या लेकर के चला जाता है? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लेकर के चला जाता है। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ। बताइए सोल्डर किसका एलॉय होता है? सबसे पहली बात तो मुझे एलॉय बताइए, एलॉय क्या होता है? एलॉय क्या होता है? एलॉय हमारा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। किस किस का? बोलो किस किस का? या तो एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ, या फिर एक मेटल का दूसरे नॉन मेटल के साथ। मेटल और मेटल को भी आपस में मिला करके एलॉय बन सकता है, मेटल और नॉन मेटल को भी आपस में मिला करके एलॉय बन सकता है। तो बताइए सोल्डर किसका एलॉय होगा? किसका? लेड और टिन का। Pb एंड Sn। Pb इज लेड एंड Sn इज टिन। तो सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ठीक। और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एलॉय के बारे में। जो कॉमन एग्जांपल है, सबसे पहला ब्रास। ब्रास किसका एलॉय होता है भाई? कॉपर एंड जिंक। किसका एलॉय होता है? कॉपर एंड जिंक। उसके बाद ब्रोंज किसका एलॉय होता है? कॉपर एंड टिन। ब्रोंज किसका एलॉय है? कॉपर एंड टिन। क्लियर बात अच्छे से? अभी अभी मैंने बोला मेटल और नॉन मेटल को भी आपस में मिला दिया जाता है, उसका एग्जांपल आता है स्टील, एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। क्लियर बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइहाइड्रोजन इज नॉट करेक्ट? सबसे पहला, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। Hydrogen reacts with alkali metal at high temperature to yield metal hydrides. And last option, mixture of NO2 and hydrogen is known as syngas. बताइए क्या होगा? सबसे पहले तो syngas बताओ भाई, syngas क्या होती है? नहीं, syngas आपका मिक्सचर ऑफ NO2 एंड H2 नहीं होता। NO2 और H2 के मिक्सचर को सिनगैस नहीं बोलते। NO2 और आई थिंक इसके मिक्सचर को सिनगैस बोला जाता है। द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 के मिक्सचर को सिनगैस बोला जाता है। ठीक है, कार्बन डाई। क्लियर बात? चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट हैज द सेम वैलेंसी? बताइए किन एलिमेंट की वैलेंसी सेम है? या फिर इस सवाल को ऐसे भी करके पूछा जा सकता है, बताइए कौन से एलिमेंट सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? बताइए। सोडियम, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 1। मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखेंगे, वैलेंसी के साथ प्लस और माइनस साइन नहीं आता। वैलेंसी के साथ प्लस और माइनस साइन नहीं आता। वैलेंसी इज सिंपली अ कंबाइनिंग टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अगर आपने प्लस और माइनस लगा दिया तो वो वैलेंसी नहीं रह जाएगी, वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। ठीक, सोडियम की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, मैग्नीशियम की 2, कैल्शियम की 2, पोटेशियम की 1, मैग्नीशियम 2, कैल्शियम 2, बेरियम 2। तो इन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है? सेम है। मुझे बताइए ये एलिमेंट कौन से ग्रुप को बिलोंग करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में?
ये एलिमेंट सेकंड ग्रुप को बिलोंग करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स ग्रुप 1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2। हाँ नहीं, ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल होता है, ग्रुप नंबर 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर? बताइए लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है? इनमें से कौन सा टेम्परेचर है जो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है? -273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच रिलेशनशिप क्या होता है? अगर मैं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना चाह रहा हूं तो उसमें से 273 मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या होता है? 0 केल्विन। क्या होता है? 0 केल्विन। और 0 केल्विन को ही बोला जाता है क्या? एब्सोल्यूट जीरो। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है। ये टेम्परेचर केवल और केवल थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली ये टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं हुआ, और थ्योरेटिकली ये माना जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, मतलब 0 केल्विन पर गैसेस का मूवमेंट, गैसेस का मोशन फ्रीज हो जाता है। गैसेस क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती हैं। ठीक, तो डालो जरा यहाँ पर 0 डालो तो कितना डिग्री सेल्सियस आ जाएगा? -273। तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात अच्छे से? ठीक, अगर आप, चलो एक क्वेश्चन और आएगा आगे टेम्परेचर से रिलेटेड, ये आ चुका है हमारा सवाल। न्यूमेरिकली विच टू थर्मामीटर्स, one in Fahrenheit scale and another is Celsius scale, shall read same at? बताइए डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वैल्यू आपस में बराबर होती है? -40। कैसे पता चला? तो सबसे पहले तो बेटा आप लोगों को टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इन तीनों में से बताइए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? केल्विन होती है। अगर मैं इन तीनों टेम्परेचर स्केल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहता हूं तो एक इक्वेशन है जो मुझे याद रखनी है। वो इक्वेशन क्या है? दैट इज केल्विन -273 अपॉन 100 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 180। अगर केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच रिलेशनशिप चाहिए आप लोगों को तो इन दोनों को बराबर लेकर के चल लो, और अगर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रिलेशनशिप चाहिए तो इन दोनों को बराबर लेकर के चल लो। ठीक, एनडीए में काफी सवाल पूछा जाता है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। एक बार रिलेशनशिप देख लेते हैं, इन दोनों को आपस में बराबर लेकर के चल लेते हैं। तो अगर आप बराबर लेंगे तो क्या होगा भाई? 1 0 से 1 0 गया, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 9, तो यह आया आपका 9/5 डिग्री सेल्सियस, और उधर फ़ारेनहाइट है 32 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर आ गया? 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए। उसके बाद अगली बार किस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू बराबर होती है? तो एक काम कर लो, लेट डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों को बराबर लेकर के चल लो, और कितना मान लो? x मान लो। x वैल्यू यहाँ पर पुट करो, x अपॉन 5 इक्वल्स टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह क्या डालो? x डालो। डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह x -32 डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व कीजिए इसको। 9x इक्वल्स टू 5x माइनस का 160, 4x इक्वल्स टू माइनस का 160, x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? -40। तो -40 टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यूज आपस में क्या होती हैं भाई? बराबर होती है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज नॉट ट्रू? बताइए जल्दी से, बोलो भाई कौन सा ऑप्शन
ट्रू नहीं है। अबाउट द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, सबसे पहला क्या कह रहा है, द ऑयल एंड डर्ट, द ऑयल एंड डर्ट गेट्स कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल। सोप फॉर्मेशन में, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में हम देखते हैं मिसल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बेटा जो डर्ट होती है वो कपड़े को गंदा नहीं करती, कपड़े को गंदा कौन करता है, कपड़े को गंदा करता है ऑयल। क्या कौन गंदा करता है, ऑयल। जो हमारे कपड़े पर जो ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह प्रेजेंट होती है वो डर्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और अगर आप कपड़े को क्लीन करना चाह रहे हो तो हमारा मेन मोटिव डर्ट को क्लीन करना नहीं है, हमारा मेन मोटिव है जो ऑयल कपड़े के ऊपर आया है उसको क्लीन करना। साबुन जब डाला जाता है तो जो सोप होता है, सोप के अंदर एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है। सोप एक्चुअल में क्या होते हैं, सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हाइयर फैटी एसिड्स, ठीक है। क्या मुझे बता सकते हो कि हेड हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक, हेड क्या होता है हाइड्रोफोबिक और टेल क्या होता है हाइड्रोफिलिक। तो अगर कोई मिसल, यहाँ पर ये ऑयल है मेरे पास, ये क्या है ऑयल है, इस ऑयल के चारों तरफ क्या होगा, इस ऑयल के चारों तरफ ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके सोप मॉलिक्यूल्स बैठ जाएंगे। यहाँ पर कौन बैठ गए भाई, सोप मॉलिक्यूल्स बैठ गए इस तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करके। और ये जो अब हमारा बना इसी को ही हम क्या बोलते हैं, मिसल। क्या बोलते हैं, मिसल। तो ऑयल और डर्ट जो है वो सेंटर ऑफ मिसल पर कलेक्ट हुआ, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। अगला, सोप मिसल लाइट को स्कैटर करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन, सोप्स आर अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी अभी मैंने क्या बोला, सोप क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर अमोनियम आ गया है तो आपको नॉट ट्रू बताना था, ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ट्रू। उसके बाद हार्ड वाटर अगर आपके पास है तो क्या होगा, सोप हार्ड वाटर के साथ एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। सोप फॉर्म्स इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन वाटर। और ये जो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट है, इसी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट को बोला जाता है बेटा क्या, स्कम। क्या बोला जाता है, स्कम बोला जाता है। क्लियर बात अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। बोलो ये तो बता दोगे, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन। फ्लाई ऐश इज नॉट द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अगला, which one of the following reaction does not result in the evolution of hydrogen gas। बताइए कौन सी रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। जिंक की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए क्या जिंक हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव। उसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है। और हाइड्रोजन से नीचे चापा कैटेगरी के मेटल्स, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड। ठीक, तो आप देख सकते हो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसीलिए जिंक तो क्या कर लेगा भाई, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर लेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। मिक्सिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हीटिंग जिंक मेटल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर डाल रहे हैं, तो जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कौन है, Na, और जिंक आप डाल रहे हो, तो बताओ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कि नहीं, बोलो। जिंक लेस रिएक्टिव है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली नहीं है। ऑप्शन सी बेटा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन टोमेटोज। टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है भाई,
ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है ऑक्जेलिक एसिड? दो COOH को आपस में जोड़ करके लिख दीजिए, दो COH को आपस में जोड़ करके लिख दीजिए, दैट इज नोन एज ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड के बारे में पढ़ने को मिलता है क्लास 12th में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नाम के चैप्टर के अंदर। ठीक। एसिटिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है भाई? फॉर्मूला एसिटिक एसिड का CH3COOH किस में पाया जाता है? विनेगर में पाया जाता है। टारटैरिक एसिड किस में मिलता है? टेमेरिंड में। ये सवाल एनडीए में पूछे जाते हैं भाई। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? कर्ड में, दही में। और क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें इन सभी का स्ट्रक्चर डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है बात? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following conclusion could not be derived from Rutherford alpha scattering experiment? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कौन सा कंक्लूजन डिराइव नहीं हुआ? क्या कह रहा? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ये तो रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक है, जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करी थी और काफी सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास आउट हो गए थे विदाउट हैविंग एनी डिफ्लेक्शन, तो वहां से रदरफोर्ड साहब ने ये कंक्लूजन डिराइव किया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10 की पावर 5 टाइम्स द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। बोलो करेक्ट है या रॉन्ग है? ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एटम? एटम का रेडियस 10 की पावर -10 मीटर का। न्यूक्लियस का रेडियस 10 की पावर -15 मीटर का। क्या करें? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इट विल बी इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 5। और रेडियस ऑफ एटम जो है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का 10 की पावर 5 टाइम्स आ चुका है। क्लियर है बात? एकदम से कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक, ये ऑप्शन भी सही है। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स, ये ऑप्शन गलत है। रदरफोर्ड साहब ने ये तो बोला था इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, बट रदरफोर्ड ने ये नहीं बोला था कि उन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है। इसी वजह से रदरफोर्ड साहब का लिमिटेशन निकल करके आया था मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या बोला था मैक्सवेल साहब ने? मैक्सवेल साहब ने बोला था कि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल जब एक दूसरे के अबाउट घूमते हैं तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा और एक स्पाइरल पाथ ट्रेवल करते 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 अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आकर के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और हमारा एटम हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता, हमारा एटम तो हाईली स्टेबल होता है। अगर ऐसा होता, अगर एटम अनस्टेबल होता तब तो मैटर ही एग्जिस्ट ना कर रहा होता, और अगर मैटर एग्जिस्ट ना कर रहा होता तो ये ब्रह्मांड भी एग्जिस्ट ना कर रहा होता, आप और हम भी एग्जिस्ट ना कर रहे होते। ठीक, तो ये बोला किसने था? ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट बोला था बोहर साहब ने। किसने बोला था? बोहर साहब ने बोला था। उसके बाद नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिजाइड इनसाइड द न्यूक्लियस। एटम का सारा मास किस में प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये रदरफोर्ड साहब ने ही बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2021 का सेकंड पेपर। सबसे पहला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी? कौन सा इस्तेमाल किया जाता है भाई? AGBR इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। और वो जो रील होती थी पुराने जमाने में, कैमरे के अंदर जो रील डली हुई होती थी, वो रील AGBR की बनी हुई होती थी, सिल्वर ब्रोमाइड की।
और हम लोग उसको सनलाइट से या किसी भी रोशनी से बचाने की कोशिश किया करते थे। ऐसा क्यों? उसको रोशनी से बचाने की कोशिश क्यों करते थे भाई? बिकॉज जब उसके ऊपर रोशनी आकर के गिरेगी, सनलाइट आकर के गिरेगी, तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और वो सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस डिकम्पोजिशन को, द डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट इज नोन एज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इस डिकम्पोजिशन को क्या बोला जाता है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोला जाता है। क्लियर है बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फेरस सल्फेट क्रिस्टल? फेरस सल्फेट में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? देखो बेटा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसके पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। और ये कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है? ये कॉपर सल्फेट होता है हमारा ब्लू कलर का, इसीलिए इसको बोला जाता है ब्लू विट्रियोल। क्या बोला जाता है? ब्लू विट्रियोल। ये नाम से एनडीए में सवाल आ भी चुका है। अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, अगर मैं इसके अंदर आयरन नेल्स डिप कर देता हूं, क्या डिप कर देता हूं? आयरन नेल्स डिप कर देता हूं। आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा और बनाएगा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या बनाएगा? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जिसका क्या कलर होता है बेटा? ग्रीन। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? ग्रीन विट्रियोल। ठीक, उसके बाद एक और आता है हमारे पास, वो क्या आता है बेटा? जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये किस कलर का होता है? ये वाइट कलर का होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? वाइट विट्रियोल। क्या बोला जाता है? वाइट विट्रियोल। उसके बाद हमें मोहर सॉल्ट और पोटाश एलम का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनडीए में पूछा गया है सवाल, पोटाश एलम जिसको फिटकड़ी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फिटकड़ी बोला जाता है। क्या फॉर्मूला होता है? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थराइस डॉट 24H2O। और उसके बाद मोहर सॉल्ट एक्चुअल में होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट। हाँ, डबल सॉल्ट हम पोटाश एलम को भी बोलते हैं, बिकॉज दो अलग अलग सॉल्ट आपस में मिक्सअप है। मोहर सॉल्ट को भी डबल सॉल्ट बोला जाता है बिकॉज इट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, इसीलिए उसकी बॉटल पर लिखा हुआ मिलता है क्या? FAS। ठीक, फेरस अमोनियम सल्फेट है तो क्या होगा? फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। क्लियर बात अच्छे से? ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताइए मोहर सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के? तो मोहर सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में 6 मॉलिक्यूल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। मोहर सॉल्ट के 1 मोल मॉलिक्यूल में कितने मोल मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के? तब भी आंसर हमारा 6 रहेगा। बस एक बार मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में और एक बार मोल्स के टर्म्स में। तो आई होप इस सवाल का आंसर मिल गया होगा। इस सवाल का आंसर क्या है बेटा? 7। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर? व्हाइट। और ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की बना देता है ड्यू टू एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ, बोलो, ड्यू टू एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ड्यू टू एन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बताइए रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन होता है? नो, रॉन्ग, मरकरी एंड ब्रोमीन। गैलियम लिक्विड नहीं होता बेटा। मरकरी ऐसा ऐसा मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज मरकरी। ऐसा नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ऐसा नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। ठीक, सो करेक्ट आंसर हमारा मरकरी एंड ब्रोमीन होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following method can be used to separate anthracene from a mixture of salt and anthracene? salt और anthracene का मिक्सचर है हमारे पास, तो बताइए कौन सा मेथड यूज किया जाता है दोनों को सेपरेट करने के लिए? तो एंथ्रासीन हमारा सब्लाइम करता है, सब्लिमेशन की टेंडेंसी दिखाता है, इसीलिए आप सब्लिमेशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं दोनों को सेपरेट करने के लिए। क्लियर? नेफ्थलीन भी सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, एंथ्रासीन भी। नेफ्थलीन क्या होता है? 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दीजिए, नेफ्थलीन बन जाएगा। 3 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दीजिए तो एंथ्रासीन बन जाएगा। 21, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। बताइए किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी। किसकी डिस्कवरी हुई थी? एटॉमिक न्यूक्लियस की। इसीलिए उसको बोला जाता है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक, अक्सर हम लोग सोचते हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी रदरफोर्ड ने, ऐसा नहीं है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? प्रोटॉन की डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी किसने? जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी किसने? ई गोल्डस्टीन। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी किसने? जेम्स चैडविक। हालांकि एनडीए एग्जाम में आज तक ईयर नहीं पूछा गया कि बताइए कौन से साल में डिस्कवरी हुई थी, बट फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए, हो सकता है बाय चांस पूछ ले कभी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1897 में, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी 1917 में, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी 1932 में। ठीक, ये साल भी आप लोगों को याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? What is the maximum number of electrons in M shell? K shell में 2, L में 8, M में कितने आएंगे भाई? 18 इलेक्ट्रॉन। कौन सा रूल? कौन सा रूल? 2n स्क्वायर रूल। अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल। क्लियर बात? ठीक, और n में कितना आ जाएंगे? 32। उसके बाद अगला, क्लोरीन नेचर में 2 आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, 35 वाले की परसेंटेज कितनी होती है? क्लोरीन 35 वाले की परसेंटेज कितनी होती है? 75%। और क्लोरीन 37 वाले की परसेंटेज कितनी होती है? 25%। ठीक, यहां पर उसने आपको रेशो दिया हुआ, देखो रेशो कितना आएगा इनका? 3:1 आएगा। रेशो कितना आएगा? 3:1 आएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या है? एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या है? 35 मल्टीप्लाइड बाय 75 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारे पास 35.5 निकल के आ जाएगा। ठीक, बट मुझे इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप बस 2 चीजें याद रखिएगा और यहीं से सवाल पूछा जाता है। क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, इसकी परसेंटेज 75% और इसकी परसेंटेज 25%। उसके बाद दूसरे आइसोटोप किसके याद रखने हैं? बोरोन के। बोरोन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, बोरोन 10 और बोरोन
11। बोरोन 10 वाले की परसेंटेज कितनी होती है? बोरोन 10 वाले की परसेंटेज होती है बेटा 20%, और इसकी कितनी होती है? 80%। हालांकि इसकी 81 होती है और इसकी 19 होती है, बट टू मेक आवर कैलकुलेशन वर्क इजियर, टू मेमोराइज इजियर, हम इसको 20 और 80 कर देते हैं। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। और अगली चीज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का आता है 35.5 AMU या फिर U, और बोरोन का आता है बेटा कितना? 10.8 AMU या फिर U। ठीक, एवरेज एटॉमिक मास पर जब भी सवाल आया इन दो से ही पूछा गया है। क्लियर है बात अच्छे से? ऐसे नहीं कर सकते कि एक आइसोटोप की एटॉमिक मास होता है 35.5, दूसरे का 37 होता है, दोनों का ऐड करके 72.5 आता है, इसका हाफ 6.5। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 35.5 है। एटॉमिक मास 35.5 है, ये तो एवरेज एटॉमिक मास है क्लोरीन का, ये एवरेज एटॉमिक मास है। ठीक है, ये एवरेज आया कब आया? ये एवरेज कैसे आया? ये एवरेज कैसे आया भाई? देखो क्लोरीन का 35 मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाय उसकी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, इसको बैठ के सॉल्व करो तो एवरेज एटॉमिक मास 35.5 आएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस ये दो याद रखने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा एवरेज एटॉमिक मास से। चलिए आगे देखते हैं। 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? कोबाल्ट। कोबाल्ट 60 कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में? कोबाल्ट 60। ठीक, आगे देखते हैं। 25, टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग a thin layer of which one of the following metal is applied? Zinc. And coating of zinc is known as galvanization। क्या बोलते हैं इसको बेटा? galvanization। coating of zinc is known as galvanization। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? चलो अगला सवाल देखते हैं। 26, सिनेबार किसकी ओर होती है? सिनेबार इज एन ओर ऑफ, सिनेबार, सिनेबार इट इज एन ओर ऑफ मरकरी, HgS, मरकरी सल्फाइड, इसको सिनेबार बोला जाता है। सिनेबार इज अ प्रोमिनेंट ओर ऑफ मरकरी। अगला, टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमिना ऑफ scattering of light by colloidal particle, refraction, dispersion, refraction। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। क्लियर बात अच्छे से? किसने दिया था टिंडल इफेक्ट? यह सवाल हालांकि एनडीए में पूछा नहीं गया आज तक। रमन नाम का साइंटिस्ट था जहां तक मुझे पता है, ठीक है, उसने दिया था। आगे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन मिथेनॉल? तो अब सबसे पहले तो हमें मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। मिथेनॉल क्या होता है? व्हाट इज मिथेनॉल? CH3OH। बताओ कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? कितने होंगे? 5। अक्सर बच्चे क्या करते हैं? अक्सर बच्चे O और H के बीच के बॉन्ड को भूल जाते हैं और ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एक बार ये गलती हुई भी थी बच्चों से। ठीक, और कमाल वाली बात कि 4 ऑप्शन दिया हुआ भी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई? 5 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो सवाल पूछा गया था इथेनॉल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। तो इथेनॉल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएंगे भाई? इथेनॉल में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाओगे तो 7, और वैसे 8, और 7 ऑप्शन दिया हुआ भी था, और अक्सर बच्चे गलत करके आए थे, 7 को ही लगा करके आए थे। यहाँ पर 8 आ रहा है हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं।
29 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गया, कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो तो एक एलोट्रॉप है ना कार्बन का, ठीक है, और किसी कंपाउंड के अंदर तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हम उसको। चलो और बाकी देख लो, बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवलेंट, सही है गलत है? सही है, ठीक। सी देख लो, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, सही है गलत है? करेक्ट है ये भी, ठीक है। और डायमंड इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ये भी करेक्ट है। बचता केवल ऑप्शन नंबर ए है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? नॉट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन? बताइए कौन सी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है? सबसे पहली अगर हम देखें, ये कौन सी रिएक्शन है भाई? मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है, ये कंबशन रिएक्शन है। ये कौन सी है? AgCl, सनलाइट, डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन भी कौन सा वाला? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कितने तरीके के होते हैं हमारे? एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट, एक फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट, एक इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो तीन तरह के डिकम्पोजिशन है हमारे पास। ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ठीक है, कौन सी रिएक्शन हो रही है? एडिशन। कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर, रिडक्शन। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और अगली वाली भी कौन सी रिएक्शन है हमारी? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स भी बोल सकते हैं, हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन ने कॉपर को क्या कर लिया? डिस्प्लेस कर लिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सवाल क्या पूछ रहा था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं, ठीक। आगे आता है हमारे पास 2022 का पहला पेपर। 2022 का पहला पेपर। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है भाई? सबसे पहला सवाल, व्हाट इज द मास ऑफ मटेरियल हुज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 400 जूल? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CS 400 जूल दी हुई है बेटा, ठीक है। फॉर अ राइज इन टेम्परेचर फ्रॉम 15 से 25, तो डेल्टा टी दिया हुआ है। डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 15 से 25 मतलब 10, ठीक। व्हेन हीट रिसीव्ड इज, हीट मतलब Q 20 किलो जूल। तो बस एक फॉर्मूला लगाना है हमें, जो फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, हालांकि केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है, बट केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स NDA एग्जाम में नहीं है। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स वाला टॉपिक NDA के सिलेबस में आता है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ठीक। Q कितना है बेटा हमारा? Q कितना है? 20 किलो जूल, मतलब 20 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल्स टू M हमें निकालना है। C कितना है? 400 इंटू डेल्टा T कितना है? 10। तो सॉल्व कर लीजिए और निकाल लीजिए। तो 3 जीरो से 3 जीरो गए, M कितना आ गया? 20/4, तो कितना आ गया? 5। तो 5 kg हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 kg हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला Q इक्वल टू MC डेल्टा T हमें यहाँ पर लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। The specific latent heat of vaporization of a substance is the quantity of heat needed to change unit mass from liquid to vapor without a change of temperature, जहां पर कोई भी टेम्परेचर चेंज ना हो रहा हो, ठीक। Evaporation from the surface of given liquid takes place more rapidly
मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन पूछना चाह रहा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कब इंक्रीज होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कब इंक्रीज होगा भाई, बोलो कौन सा ऑप्शन होगा, द टेम्परेचर इज हाई एंड द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज लार्ज, टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, ज्यादा होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, बताइए कौन सॉल्यूशन नहीं है। ये सवाल पूछा गया था और हालांकि इस सवाल में दो ऑप्शन करेक्ट है, एक तो एयर, एयर हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, लेकिन एनडीए ने जो दिया था, जो आंसर की में दिया था, डेट इज मिल्क, और मिल्क हमारा एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं माना जाता, कोलाइडल होता है बेटा, वो क्या होता है, कोलाइडल, और कोलाइडल इज नॉट परफेक्टली होमोजीनियस, इट इज हेट्रोजीनियस। तो एनडीए ने जो आंसर की दी थी डेट इज मिल्क, बट एयर को भी मैं सॉल्यूशन नहीं मानता, बिकॉज एयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, सेपरेटिंग फनल, कौन सी होती है भाई, रिफाइनिंग, सेपरेटिंग फनल, सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना कि सेपरेटिंग फनल, ठीक। पेट्रोलियम के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, उनको अलग अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगला 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, बताइए, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, क्रिस्टलाइजेशन, मिल्क टर्निंग सोर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस, ठीक है, और इसीलिए वहां पर लैक्टिक एसिड बनता है। अगला, हाँ भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए। क्या, Na2CO3, अरे अमोनियम कार्बोनेट बोला मैंने, सोडियम कार्बोनेट नहीं बोला, अमोनियम कार्बोनेट, NH4 होल ट्वाइस CO3, अमोनियम क्या होता है, NH4 पॉजिटिव, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव, 1 2 क्रिस क्रॉस कर दीजिए, NH4 होल ट्वाइस CO3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है बेटा, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयोनिक कंपाउंड, और दोनों के दोनों अगर नॉन मेटल हो जाए तो बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड, क्या बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, आयोनिक कंपाउंड, ठीक। सोडियम नाइट्राइड में, सोडियम इज अ मेटल, नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, आयोनिक कंपाउंड। उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल, कार्बन इज ऑल्सो अ नॉन मेटल, तो इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, सिलिकॉन कार्बाइड, SiC, और इसी सिलिकॉन कार्बाइड को, SiC को बोला जाता है कार्बोरेंडम, क्या बोला जाता है, कार्बोरेंडम बोला जाता है। ऐसे नहीं पता कर सकते कि कार्बाइड है, कार्बन बनाता है कोवेलेंट, कार्बन को, कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, कार्बाइड बनाता है कोवेलेंट, हाँ कार्बन बना, बिल्कुल 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 ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अगला जिंक सल्फाइड, जिंक क्या है, मेटल, और सल्फर क्या है, नॉन मेटल, ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड होगा ये आयोनिक कंपाउंड होगा हमारा। चलो आगे, 39, द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40, आर्गन का मास नंबर कितना है, 40, और एटॉमिक नंबर भी हम जानते हैं कितना, 18। तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर्गन में 22 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर्गन में 22 है, सही है गलत है,
ये गलत है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर्गन में 18 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस जेड, 40 में से 18 माइनस करो 22। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर्गन में 18 है। सही है गलत है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर्गन में 18 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर्गन में 18 है, ये सही है। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सम 40 है। नहीं, यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह क्या होना चाहिए था? न्यूट्रॉन होना चाहिए था। क्लियर बात? चलो क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स? तो एलिमेंट की वैलेंसी का करेक्ट ऑर्डर, नियॉन की वैलेंसी कितनी होगी भाई? नियॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, वैलेंसी 0। सिलिकॉन की वैलेंसी क्या होगी? एटॉमिक नंबर 14, कन्फिग्रेशन 284, तो वैलेंसी क्या होगी? 4। और नाइट्रोजन की 3 होगी। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मैग्नीशियम की कितनी होगी? 2 होगी। तो बताइए जरा करेक्ट ऑर्डर, सबसे कम किसकी? नियॉन की। उससे ज्यादा किसकी? मैग्नीशियम की। उससे ज्यादा नाइट्रोजन और सबसे ज्यादा सिलिकॉन। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा। अगर किसी ने ये गलती कर दी कि वैलेंसी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा दिया, फिर आंसर गलत हो जाएगा। वैलेंसी इज सिंपली अ कंबाइनिंग टेंडेंसी। हाँ ये एमसीक्यू। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने यहाँ पर बोल दिया 0, ठीक है, ये +4, ये -3, ये +2, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ जरा क्या ऑर्डर आएगा? इसके अकॉर्डिंग बोलो क्या ऑर्डर आएगा? सबसे कम नाइट्रोजन का, ठीक है, उससे ज्यादा किसका? उससे ज्यादा नियॉन का, उससे ज्यादा किसका? मैग्नीशियम का, और उससे ज्यादा किसका? सिलिकॉन का। क्या कोई ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट है? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्या होगा इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। हाँ भाई, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी रो, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। यहां से रो किसके बराबर निकल करके आएगा? RA अपॉन L। ओम, और यहाँ मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ओम मीटर। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे, फॉर एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 35, which one of the following will be the correct number of electron in its valence shell according to Bohr's model of atom? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? बताइए जल्दी से। कैसे? एटॉमिक नंबर 35 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और उसके बाद आएगा बेटा 4p। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18, 2 20 और 10 30, और यहाँ पर आ गए 5। तो वैलेंस शेल कौन सी है भाई? वैलेंस शेल ये है, वैलेंस शेल ये है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका क्लास 10th वाला नहीं करेंगे, क्लास 11th में जो सीखा
N+L रूल के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाएगी, नहीं तो सारा मामला बेकार हो जाएगा। ठीक, वैसे नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और यहाँ वैलेंस शेल कौन सी है? 4s और 4p, ये वैलेंस शेल है। ठीक है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 विल बी द करेक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब अगर लिखूं, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। तीसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। और चौथी में कितने? 7। ये हो गई कन्फिग्रेशन 2, 8, 18, 7। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, which one of the following is not an example of a redox reaction? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। AlCl3 में वाटर ऐड कर रहे हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। 44 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज आइसोमॉर्फस? आइसोमॉर्फस का मतलब क्या होता है? सेम रंगो रूप, सेम रूप। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सिलिका के साथ कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप आइसोमॉर्फस होगा? सिलिका भी 4 बॉन्ड बनाता है, सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, और कार्बन में डायमंड वाला एलोट्रॉप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, तो डायमंड विल बी द आइसोमॉर्फस विद क्रिस्टलाइन सिलिका। उसके बाद 45 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, क्या उड़ती हुई नजर आ रही है? नहीं, तो कलरलेस होती है बेटा। कैसी होती है? कलरलेस होती है। उसके बाद अगला सवाल। ठीक, अगले पेपर की तरफ बढ़ते हैं, 2022 का सेकंड पेपर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर? हाँ भाई, केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीके पकाता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई? जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम लेड, और उससे कम कॉपर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 47, which one of the following metal is present in cold water? Reacts with cold water. कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्ट करता है बेटा? सबसे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम आ रहा है। ठीक है, तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी तो कम है ना। ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी क्या है भाई? भाई ये देख लो ना, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन आ रहा है? पोटेशियम आ रहा है, तो पोटेशियम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी? बताइए कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा? इलेक्ट्रिसिटी शुगर कंडक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगला, टू हेल्प डीप सी डाइवर्स ब्रीथ दे कैरी सिलेंडर्स ऑफ ऑक्सीजन मिक्स्ड विद? हेनरीज लॉ क्लास 12 बताया था। ठीक, हीलियम मिक्स की जाती है ताकि नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर टॉक्सिक लिमिट्स क्रॉस ना कर पाए। उसके बाद अगला सवाल, which of the following compound undergoes thermal decomposition? Thermal decomposition, जिंक, सिल्वर ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड आसानी से थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। उसके बाद सिल्वर आर्टिफैक्ट्स गेट्स टार्निश्ड इन एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। भाई एयर में तो ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होगी तो ऑक्साइड ही बनेगा, क्लोराइड वगैरह तो बनने वाला नहीं है, तो सिल्वर ऑक्साइड।
उसके बाद अगला सवाल, ब्रोंज किसका एलॉय है? कॉपर एंड टिन। ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। उसके बाद which one of the following salt does not possess water of crystallization? ब्लू विट्रियल में भी होता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, मोअर सॉल्ट में भी होता है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला सवाल, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। बताइए कौन सा एसिड होता है? मीथेनोइक एसिड। और नीटल लीफ प्लांट से भी कौन सा एसिड? मीथेनोइक एसिड। और रेड आंट से कौन सा एसिड? उससे भी मीथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ मीथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज द कॉमन नेम ऑफ मीथेनोइक एसिड। 55, liquid vegetable oil are converted to solid margarine by the use of hydrogen gas, by the use of hydrogen gas। उसके बाद नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। पेंटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? पेंटेन में कितने कार्बन? 5। CH3, CH2, 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 CH3, CH3, CH, CH3, CH2, CH3, CH3, C, CH3, CH3, CH3। तो केवल और केवल बेटा ये 3 आइसोटोप अवेलेबल हैं पेंटेन के, तो 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहले वाले का नाम होगा नॉर्मल पेंटेन, दूसरे वाले का नाम होगा आइसोपेंटेन, और तीसरे वाले का नाम होगा नियोपेंटेन। तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं किसके? पेंटेन के। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Dry ice is used on a performing stage to produce mist in air. The process involved is an example of sublimation. Is an example of sublimation. C4H8 belongs to the homologous series of। अब हालांकि CnH2n कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है? ये CnH2n, ये जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला एल्कीन एज वेल एज साइक्लोएल्केन दोनों का होता है। इट इज द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बोथ एल्कीन एज वेल एज साइक्लोएल्केन, बट फिर भी ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना पसंद करोगे? एल्कीन को हम ज्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following metals is most commonly used for making bulb filaments of incandescent electric bulb? टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब कौन से मेटल का बना हुआ होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन। और ये सवाल भी पूछा गया एक बार एनडीए में, व्हाट इज द सिंबल फॉर टंगस्टन? टंगस्टन एलिमेंट का सिंबल क्या होता है? W। ठीक, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और जो हीटर की वायर होती है, हीटर की वायर किसकी बनी हुई होती है? हीटर की वायर नाइक्रोम वायर होती है। वो किसकी होती है? नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम भी हमारा एक एलॉय है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिगमेंट? बताइए कौन पिगमेंट नहीं है? जिंक ऑक्साइड, चॉक, व्हाइट लेड, सिलिका। सिलिका इज नॉट अ पिगमेंट। अगला सवाल, क्विक लाइम की रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, स्लैग लाइम बनेगा। और कैसा प्रोसेस है बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वहां से रिलीज होती है। कॉमन सॉल्ट इज नॉट यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? कॉमन सॉल्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता।
ठीक। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इज नॉट करेक्ट? कौन सा ऑप्शन फर्टिलाइजर के रेस्पेक्ट में करेक्ट नहीं है? यूरिया इज अ फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, ये गलत है। यूरिया इज अ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। यूरिया कैसा फर्टिलाइजर होता है? नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर। फॉर्मूला क्या होगा? NH2C डबल बॉन्ड O NH2, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। सो बेटा आज के लिए इतना ही। ये कुछ इंपॉर्टेंट PYQs, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किए। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कुछ सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।